अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से 14 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ऐसा दिन जिसका हमें पूरे साल इंतज़ार होता है और यकीनन अगस्त का महीना शुरू होते ही आप देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में, हर दुकान पे, हर घर की ये बात नहीं होती कि घर कितना आलीशान है, छोटा है या बड़ा है, हर मकान पे आपको सब्ज़ हिलाली परचम आवेज़ा नज़र आता है। और क्यों ना हो, यकीनन इस मुमलकत खुदादात पे हमें फ़ख्र भी है, ये हमारा असासा है और पाकिस्तान से मोहब्बत हमें विरसे में मिली है। ये हमारे ख़मीर का भी हिस्सा है और हमारे ज़मीर में भी शामिल है। सबसे बढ़कर ये कि इसी जज्बे और इसी हौसले के तहत 1947 में हमने आज़ादी का सफ़र शुरू किया था और आज भी ये जज्बा अपनी पूरी सजधज के साथ रवा दवा है और ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क जब अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक तरह से फ़ैसला कर ले और किसी भी मुश्किल को, किसी भी चीज़ को अपने आड़े ना आने दे, तो फिर दे बिकम अ फोर्स दैट हैज़ टू बी रेकन्ड विद। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपको मायूस नज़र आएँ, कुछ चैलेंजेस हमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएँ जिसका फ़ौरी तौर पर हल हमारे पास मौजूद नहीं है। बट दिस इज़ ट्रूली आवर टेस्ट ऑफ फेथ कि आप पाकिस्तान के पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ पे किस तरह यकीन रखते हैं। दुनिया में कई ऐसे ममालिक आज मौजूद हैं कि पहले कहा जाता था ना कि जी कौमों की ज़िंदगी में 100 साल 200 साल ये बड़ा अरसा नहीं होता, बट बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आप चीज़ों को जल्दी हल कर सकते हैं। सिर्फ नीयत होनी चाहिए, अच्छे लीडर्स होने चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि हम सबका हौसला होना चाहिए। अगर हम अपनी हिम्मत हार बैठेंगे, अगर हमें ये लगने लगेगा कि चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं, तो आधी जंग तो क्या, पूरी जंग ही आप उस वक्त लूज़ कर जाते हैं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक शहीद की फ़ैमिली से आपको मिलाकर। देखें, कौमें और कौमों की तरक्की यकीनन कुर्बानी मांगती है और सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है जब आप अपने मुल्क और मिल्लत पे अपनी जान न्यौछावर करते हैं और ये कोई छोटा मोटा आसान अमर नहीं है। इसमें आपको सबसे अव्वलीन तरजीह अपने मुल्क की सालमियत को देनी पड़ती है। उसके लिए आपके जो अपने रिश्ते हैं, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके अपने बच्चे, आपके शरीके हाथ, सबको पसे पुश डालकर एक इंसान सिर्फ़ और सिर्फ एक जज्बे के तहत आगे बढ़ता है। हमें अल्लाह ताला का सच शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास सम ऑफ़ द बेस्ट फोर्सेस मौजूद हैं जो हमारी नज़रियाती और हमारी जो फ़िज़िकल सरहदें हैं उनकी रखवाली कर रही हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मुल्क से मोहब्बत का जज्बा है वो फ़ोर्सेस तक या आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं है, वो हर पाकिस्तानी के दिल की उमंग है। वो जो इस मुल्क में रहते हैं और वो जो बैरून मुल्क भी मौजूद हैं, उनका भी दिल पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है। तो मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। जो चैलेंजेस इस वक्त हमारे सामने हैं, जो अभाम फैलाया जा रहा है, जो मायूसी की फ़िज़ा है, उसको एक तरह से हम उस साइकिल को, उस विशियस साइकिल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो आज भी पाकिस्तान पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं कि यकीनन बेहतरी पॉसिबल है। हम सबका पाकिस्तान। इस मुल्क की तश्कील के लिए यकीनन बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गईं। लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया, अपना सब कुछ गंवाकर इस पाकिस्तान को हासिल किया। लेकिन आज भी इस मुल्क से हमारी लाजवाल मोहब्बत और इन कुर्बानियों, इन शहादतों का सिलसिला जारी है और हमें अपने हर शहीद पे फ़ख्र है। आज प्रोग्राम की शुरुआत में इसी जज्बे और हौसले को एक खिराज अक़ीदत पेश करते हुए आपकी मुलाकात कराते हैं एक शहीद की फ़ैमिली से। शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि हमारी खुशियाँ किसी और की आंसुओं के तुफ़ैल हैं, यानी ये वो हैं जो अपने आज को कुर्बान करते हैं हमारे ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए, ताकि हम अपने घरों में महफूज रह सकें। हम बात कर रहे हैं आज मेजर मोहम्मद अज़हर शहीद की, जिनका ताल्लुक़ यूनिट 303 एविएशन, आर्मी एविएशन से था। साल 2005 में कमीशन एनरोलमेंट हासिल की थी और इनकी शहादत की तारीख़ थी 9 फरवरी 2016। और मेरे ख़्याल में वक्त जितना भी गुजर जाए फ़ैमिली के लिए ये एक ऐसा दर्द होता है, एक ऐसी तकलीफ़ होती है जिसको वो कभी फ़रामोश नहीं कर सकते। हज़ारों ख्वाब, हज़ारों ऐसी हसरतें होती हैं जो इस मुल्क पे निछावर की जाती हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि आज का नौजवान या आप और मैं जब पाकिस्तान की सालमियत पे सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं इनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। सो लेट्स ट्राई एंड रिविज़िट सम ऑफ़ द मेमोरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर मोहम्मद अज़हर शहीद साहब के वालिद साहब मोहम्मद सिद्दीक़ साहब और उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके आने का।
अंकल 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करते हैं आपको, और ख़ुसूसन आज के दिन हम अपने तमाम शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। कुछ हमें बताएं मेजर अज़हर शहीद के बारे में। यकीनन आपने जैसे मुझे ऑफ एयर भी बताया कि बचपन से उनका ख्वाब था आर्मी में जाने का, आपका ताल्लुक़ ख़ुद भी नेवी से है, तो पहली दफ़ा जब उनकी इनरोलमेंट हुई और आपने उनको खाकी वर्दी में देखा, क्या एहसासात थे आपके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और क्या महसूस करते हैं? उनकी शहादत की भी ख्वाहिश थी? ये तो होता है, जितने लोग जाते हैं आर्मी में या दूसरे में, इनकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है, मौत तो बरहक है लेकिन शहादत की इनकी होती है। He was a young officer, सदीक अंकल, आपने यकीनन सोचा होगा कि इनकी शादी करेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे आपके भी ख्वाब होंगे। हाँ बेटे, ये तो होता है जी। लेकिन वो शादी से पहले ही जो ना, शादी उसकी अरेंज थी जी, 10 दिन पहले शादी से जो ना, 10 दिन पहले शादी से। वाह, तो बहुत बड़े आपके घर वालों, आपके लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा। तो बेटा वो तो होता है, सही, हाँ ना, वो तो होता है, औलाद का होता है, लेकिन उसकी अल्लाह की कुदरत है, उसने जो ना, ये भी मेरे ख्याल में बड़ी अल्लाह का एजाज़ होता है कि अपने उन मुंतखब बंदों में उनका इंतखाब किया जाए। अली भाई, आप क्या कहेंगे? आपके बड़े भाई थे मेजर अज़हर शहीद, कुछ उनसे वाबस्ता यादें, कोई बात हमें बताना चाहें? शुरू से ही भाई की यानी कि क्वालिफ़िकेशन और स्टडी करने के बाद जो है उनको शौक़ था, क्रेज़ था कि उनको आर्मी में जो है वो जाना है, और एविएशन से कुछ ज़्यादा लगा होता। तो वक्त के साथ साथ जो है वो अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम देते देते, यानी कि वो इंस्ट्रक्टर पायलट थे, तो ट्रेनिंग के दौरान ही यानी कि हमसे अगर कभी बात होती थी बहुत कम होती थी, बहुत कम, यानी कि राब्ता दिन में बहुत मुश्किल से या वीक में। तो बस यानी कि एक कहते हैं कि शहीद चाहे हमारे पुलिस के हों चाहे रेंजर्स के हों, वो शहीद हैं। सो इनका हम फीडबैक हम यानी कि जिनके ऊपर जिनका गया होता है, जिनके घरों में ये शहीद होते हैं, उनको महसूस यानी कि है कि क्या है, इन पे क्या बीता है। अली भाई, क्या कहेंगे? आज 14 अगस्त का दिन है, आपके घर से एक शख्स ने, एक शहीद की फैमिली है, तो यकीनन उन्होंने जान निछावर की है इस वतन पे। जब वतन पे तनकीद होती है या लोग कहते हैं कि जी अब तो हमें कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है, लोग मायूसी की बातें करते हैं, तो आपका जवाब क्या होता है और आपके दिल पे क्या गुजरती है उस वक्त? बिल्कुल, बहुत बुरा लगता है अगर कोई ये कहे कि इस मुल्क में हमें कुछ नहीं मिला, या किसी ये जो शहीद हैं ये ऐसे रायगा तो नहीं हो सकते, इन्होंने हमें इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो है वो शहादत जो है वो नोश हुई है, ऐसे तो नहीं होता। और वक्त के साथ साथ चाहे वो हमारे लॉ एनफोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज़ हैं, आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी शहीद होते हैं, तो उनका हम किस तरह से फीडबैक दें? यानी कि कोई बुरा भला बोले तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर सच्चा पाकिस्तानी होगा, मुहिब वतन होगा, तो उसे बुरा लगेगा। बिल्कुल, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हम अक्सर लोगों के जहन में शायद ये अभाम होता है कि दे वेरी वेल कॉम्पनसेटेड, इनका ख्याल बड़ा रखा जाता है, लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जज्बे की और आपकी जान की कोई कीमत नहीं होती, और हम इन्हें भला दे भी क्या सकते हैं। एक शहीद और एक गाजी अल्लाह ताला से एक ऐसी तिजारत करते हैं जिसका अजर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास ही महफूज होता है। अंकल, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ये सादत दी है कि आप एक शहीद के वालिद हैं। आज 14 अगस्त के मौके पे हमारी कौम को, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बेटा यही है कि देखो, ये 14 अगस्त के हवाले से ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तान को कि ये आज़ाद बैठे हैं। दूसरे मुल्कों में जाकर देखें तो इनको समझ आए कि ये पाकिस्तान में हम हैं, कैसे आज़ाद हैं, और वहाँ जाके जो है ना कैसे होते हैं। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी वजह से ये सारे जो ना सुकून से सोते हैं, और अल्लाह ने इनको सुकून दिया है, इनको इज़्ज़त देनी चाहिए सब। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया सदीक अंकल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अली भाई, आपकी आमद का, हर शहीद की जो कुर्बानी है वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, और सबसे बढ़कर ये कि इन कुर्बानियों को कभी रायगा ना जाने दें। जब आप एक लम्हे के लिए भी अपने दिल में खौफ या बेयकीनी की कैफियत महसूस करें, तो ये सोचें कि वो जिन्होंने अपना सब कुछ इस मुल्क पे वार दिया,
उन्होंने ये कुर्बानी किसके लिए दी है। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी वालिदैन हैं, उनके बहन भाइयों को, अपने बेटर हाफ को पीछे छोड़ के, यानी जिसको कहा जाता है ना एक ऐसी ख़बर होगी यकीनन ये बाइस से फ़ख्र तो है, लेकिन ये बूढ़े माँ बाप को मज़ीद बूढ़ा कर देती है। तो इस कैफियत को ज़रा अपने दिल में ला के एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रूर। आज बिलखुसूस 14 अगस्त है, तो वो तमाम कुर्बानियाँ जो इस मुल्क और कौम के लिए दी गई हैं उनका हम पे एक कर्ज़ है, और यकीनन हम इस कर्ज़ को, इस बात को, इस कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम सब का पाकिस्तान। तो जिस तरह कि हमने आपसे कहा कि मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से आज ये बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है, लेकिन आज की आज़ाद अवाम, हमारी आज़ाद कौम कहीं ना कहीं डिस्पॉन्डेंसी का शिकार क्यों हो रही है। जो बुरी ख़बरें हैं उसको बहुत ज़्यादा एयर स्पेस मिलता है, बहुत ज़्यादा वज़न मिल जाता है। लोग बार बार एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि 12 लाख लोग जो कि हाईली स्किल्ड थे या मिड स्किल्ड थे वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान पे जान निछावर करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग हैं, उनके बारे में बात कम की जाती है। ऐसा लगता है एट टाइम्स कि हमारे मुल्क के बाहर जो मुकीम एक्सपर्ट्स हैं वो मुल्क के पोटेंशियल पे हमसे ज़्यादा यकीन रखते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमें ये मिलती है कि गुज़श्ता 1 से 2 हफ़्तों में बड़ी हाई प्रोफाइल विज़िट्स पाकिस्तान में हुई। एक ऐसा मुल्क जिसके डिफ़ॉल्ट कर जाने का अंदेशा हो, वो इस किस्म की अट्रैक्शन, इस किस्म की इंटरनेशनल एफ़र्ट यकीनन उसका हकदार नहीं होता, और वहाँ पर लोगों को अभाम मौजूद होता है। लेकिन हमने सिर्फ गुज़श्ता 1-2 हफ़्तों में देखा कि वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना की विज़िट पाकिस्तान में रही, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान की विज़िट पाकिस्तान में हुई। इसके अलावा हम देखते हैं तुर्की के वाइस प्रीमियर ने भी पाकिस्तान का रुख किया। अब यहाँ पे क्या मुआहदे साइन हुए हैं, पाकिस्तान के लिए क्या पोटेंशियल मौजूद है, आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। अब हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं द ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव, और पाकिस्तान की जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री की दुनिया है उसका एक मायनाज़ नाम। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं आपने पिछली कई दिहाइयों में पाकिस्तान में। इस वक्त क्या कहेंगे, साल 2023 का सबसे अहम जो सीख थी, लर्निंग थी पाकिस्तान के लिए, वो क्या थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग बात करते हैं, जो हम सुनते हैं रोज़ाना कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो है। देखिए, अगर किसी कारोबार में भी क्राइसिस आ सकता है, किसी के पास भी आ सकता है। अगर हम अपने पर्सनल कामों में देखें तो क्या हम हाथ के हाथ धर के बैठ जाते हैं या फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं? पाकिस्तान भी एक इट्स अ ट्रेडिंग हब, व्हाटएवर यू कॉल इट। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच इज़ कमेटी ऑफ नेशंस में उसका एक रोल है और हमारा एक किरदार है, और उसके साथ हमारी अपनी पॉपुलेशन है जो 250 मिलियन से ज़्यादा की है। उनको हमको फीड भी करना है, उनको कंट्रोल में भी रखना है, उनको खाना भी देना है, उनको नौकरी भी देनी है। तो उसके लिए अगर हम हाथ के हाथ धर के बैठ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि वी आर गोइंग एनीवेयर। ज़ुबैर भाई, जब आप पाकिस्तान के सनतकारों की और मुख्तलिफ ट्रेड्स की पोटेंशियल की नुमाइंदगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, एक हमारी साख के बारे में हम जानते हैं, जिन चीज़ों को ऑलरेडी बहुत पजीराई मिली है वो हमारे सामने है, लेकिन आज 2023 में आपके लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं बहैसियत चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर TDAP? देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे पास इस वक्त चैलेंज है वो, अगर आप वैसे देखें तो बैंकिंग के लिहाज से LCs की नहीं खुलना है, आपके कंटेनर्स का क्लियर नहीं होना है, जो लॉन्ग टर्म पेमेंट्स हैं उसका नहीं होना है। लेकिन थिंग्स आर मूविंग ऑन अ वेरी वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस, राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दिस। एंड लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ आए थे यहाँ और उन्होंने जो जिस तरह से काम किया, आई एम सो वंडरिंग, आई रियली इन माई 28 years of business politics, I've never seen this. On the second day of the Prime Minister's visit, all the federal secretaries, all of them, whether it's finance, commerce, किसी का नाम ले आप, they were all in Karachi chamber. और उनसे कह रहे हमने आपसे क्या करना है। तो we had a series of meetings and not only that, इसके बाद 2 दिन के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर आए, फिर हमें बुलाया कि क्या क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो भी हम प्रोग्रेस, यानी एक माइंडसेट नज़र आता है हमें गवर्नमेंट का कि ये गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है वो एक डायरेक्शन की तरफ है। और ज़ाहिर है लोग ये कहेंगे कि कैसी बात कर रहा है, ये गवर्नमेंट तो चलेगी, डिज़ोल्व होगी असेंबली डिज़ोल्व हो गई, लेकिन उसका मेरे पास जो सबूत है वो ये है कि आज हमने आज ओपनिंग की है फूड AG, विच इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर शो है, और पाकिस्तान का पहला ही फूड एंड एग्रीकल्चर, जैसे गल्फ फूड होता है उसी की तर्ज का है। उसके अंदर यू विल बी सरप्राइज्ड कि 611 फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, 188 ओनली फ्रॉम चाइना। अगर ये लोग आए हैं, ये हालात ख़राब होते या कोई और बात होती तो इतना तो होता नहीं। 14 शेफ्स विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे
दुनिया से, जर्मनी, फ्रांस, सारे से शेफ्स आए विच दे कुकिंग ऑन द स्पॉट। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ शो। और आप अगर वहाँ देखें उसके अंदर तो जितनी गहमा गहमी और जितना लोग हैं, इसका मतलब क्या है कि लोग कारोबार करना चाहते हैं, लोग इसमें जाना चाहते हैं। हम दुनिया को पाकिस्तान का वो इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये साबित हो कि पाकिस्तान जो है इट्स रनिंग, इट्स नॉट, ऐसा कोई नहीं हो गया कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। भाई आपके लिए बहैसियत एक सनतकार भी और बहैसियत एक पाकिस्तानी के भी, पाकिस्तानियत क्या है? देखिए मेरे हिसाब से पाकिस्तानियत और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियत एग्जैक्टली वो है जो मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ, उसी तरह से अगर मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ तो ये मेरी पाकिस्तानियत है। अगर मैं उनको डिफ्रेंशिएट करता हूँ और पाकिस्तान को अलग रखता हूँ तो मैं कभी भी, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। देखिए मुझे ना वो एक शेर है कि जी अंधेरों को बुरा कहने से कुछ ना होगा, हर एक को अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। अगर हम सब मिल के नहीं करेंगे, सब मिल के ये काम नहीं करेंगे और जुस्तजू नहीं करेंगे हम पाकिस्तान को आगे ले जाना। देखें जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि 12 लोग छोड़ के चले गए, ये 12 लाख लोगों से मेरा सवाल है कि यहाँ से अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता था, क्या आपने अपनी पूरी मेहनत की, क्या आपने उसको किया? अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, बहुत से हमारे लोग सारे रह रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर हमारे ग्रुप को तो अब छोड़ दें, इट इज़ 1963, मैं 38 ईयर से जो है ना एक फैक्ट्री को एक MD के तौर पर रन करता हूँ और मुझे तो सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्रेस है, ग्रुप ने भी प्रोग्रेस की। ये सारे जितने हैं, एक और सवाल मेरा इनसे है, ये जितने बात करते हैं दिस नथिंग इन पाकिस्तान, यू नो आई हैव टू लीव, जिस तरह की जो बात करते हैं दिस सो मच आउटसाइड। मैं इनसे पूछता हूँ क्या लेके आए थे पाकिस्तान? जब पाकिस्तान आए तो क्या लेके आए थे? मैं इनमें से अक्सर को जानता हूँ। देखें उनमें से 90% लोग जब पाकिस्तान माइग्रेट किया है कुछ नहीं लेके आए थे। आज वो अरबपति हैं, किसने दिया उनको? इसी धरती ने दिया, इसी पाकिस्तान ने उनको सारा कुछ दिया, इज़्ज़त, पैसा, वक़ार, सब कुछ, सब जो उनको मिला, इंटरनेशनल फेम, सब यहाँ से मिला। ज़ुबैर भाई ये बड़ी अहम बात है और बिल्कुल ये मेरे ख्याल में लम्हा फ़िक्रिया हम सब के लिए। अ लॉट ऑफ़ टाइम्स हम जब मुआजना कर रहे होते हैं किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की ज़िंदगी में, हम देखते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमने 2 दिहाइयाँ गुजारी जहां हम रेडिकलाइजेशन से, दहशतगर्दी से, इंतहा पसंदी से जूझ रहे थे। हमारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शायद हम पे हंसने का मौका मिला। ये बात सच है कि अक्सर लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिद्रा यू आर टू ऑप्टिमिस्टिक, आपको बुराइयाँ, चैलेंजेस नज़र नहीं आते। लेकिन मैं ज़ुबैर भाई की ही बात को कंटिन्यू करूँगी कि अहम ये है कि अगर चैलेंज आपके सामने भी है तो आपने उसको हल कैसे करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कई लोग इन मसाइल का हल तालीम और तरबियत को गर्दानते हैं, लेकिन आज हमने ये भी देखा है कि मुल्क में जब इतने ज़्यादा बहैसियत पहले वक्तों के, अगर शरह जो लिटरेसी है वो बढ़ भी गई है, उसके बावजूद भी हम ऐसा लग रहा है कि तरबियत के मैदान में बहुत पीछे रह गए। हम सब का पाकिस्तान है तो हम हैं और यकीनन हमारी आन, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त सब कुछ पाकिस्तान से है। और ख़ास तौर पे आज के दिन अगर आपको कोई ये कहे कि जी मेरा ईमान उठ चुका है, मैं देखता नहीं, असल में आपके फ़ेथ का और आपके ईमान का जो इम्तिहान होता है वो मुश्किल वक्तों में ही होता है। अगर सब चीज़ें अच्छी हैं, सब चीज़ें हंकी डोरी हैं, मईशत भी ठीक है और आपको लग रहा हो कि कोई भी फ़िक्र नहीं है, दैट इज़ द ईज़ीएस्ट टाइम टू बी। बल्कि उस वक्त भी कई लोग अपने जहन में कई डाउट्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जब मुश्किल पड़े तब आपका रवैया कैसा था? क्या आपने ईमान का और अपने जज्बे का दामन हाथ से छोड़ दिया? क्या आपने ये कोशिश करनी छोड़ दी कि बेहतरी हो सकती है? अपने तय जो आपके इर्द गिर्द आपका अहाता है उसमें आपने इतनी बेहतरी लाने की कोशिश की। आज ये बात अहम है कि हम जो बात सोच रहे हैं, जो बातें बाआवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो हमारे इर्द गिर्द ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बच्चे सुन रहे हैं। उनके जहनों में जो खाका है, उनके जहनों में जो पाकिस्तान का तसव्वुर है, वो आपने और हमने ही देना है। तो इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड ऑन टू होप। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, हम सबकी फेवरेट हैं, यू नो हर इन अ वेराइटी ऑफ रोल्स, फ्रॉम एन एकेडमिशियन, एजुकेशनिस्ट टू ऑल्सो समबडी हुज़ बिन एक्टिव इन पॉलिटिक्स एंड एक मशहूर समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, खुशबख्त शुजात साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशबख्त आपा, वक्त कठिन होता है तो वाकई हमारा ईमान कितना पक्का है, हमारा जज्बा और हौसला कितना मजबूत है, इसका भी इम्तिहान होता है। आज हम जिस महफिल में बैठे हैं, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लोग खौफ, अभाम, फियर, डाउट्स, इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। आप कैसा महसूस करती हैं और आज 14 अगस्त के दिन क्या पैगाम देंगी? देखिए सिद्रा, एक तो सच्ची बात ये कि हम तो खैर पाकिस्तान के साथ ग्रो हुए, पाकिस्तान के साथ बड़े हुए, हमने पाकिस्तान के नशेब व फराज देखे। हम उस नस्ल में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त देखा
जब लोगों के पास सफ़र करने के लिए साइकिल भी नहीं होती थी, उस वक्त देखा जब ट्रामें चलती थीं और लोग जो थे वो बल्कि पैदल चला करते थे। उधर से गुज़र के हम अगर आज के ज़माने तक आते हैं, और उस वक्त जब लोगों के पास बिल्कुल इस्तिताअत नहीं थी, लोग लुटे पुटे काफ़िलों की तरह आके पाकिस्तान की सरज़मीन पर सरबत सुजूद हो गए थे कि हमें एक नया वतन, नई मुमलिकत, आज़ाद ज़िंदगी मिली है, ये बहुत बड़ी नेमत। वरना तो वहाँ बड़ी बड़ी जायदादें थीं, हमारे भी आबाओ अजदाद की बड़ी बड़ी जायदादें थीं, आपकी भी होंगी, आपके भी होंगी, और वहाँ वो लोग क्या ऐश आराम की, क्यों उन्होंने वो ऐश आराम छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था कि उन्हें एक आज़ाद मुमलिकत मिल रही थी, एक वतन मिल रहा था। सब जो अपने प्यारों को छोड़ा है भाई, कितनी बड़ी बात है। 15 लाख शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें इस वतन में जाना है। जब वो यहाँ आए तो क्या सहूलियात थी? मैं तो ये सवाल करती हूँ, 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, जो लोग मायूस होते हैं ना, जो खौफज़दा परेशान होते हैं, उस पाकिस्तान से लेके आज तक का पाकिस्तान देखें ना, आप कहाँ खड़े हैं। ये जो मैं और आप यहाँ बैठे हैं और इतनी बात कर रहे हैं, ये उस वक्त का पाकिस्तान नहीं था, ये आज का पाकिस्तान है। तो हमने ग्रेजुअली जिस तरह कौमें बनती हैं, फिर वो तरक्की करती हैं, हमारे साथ जो सबसे बड़ा लम्हा हुआ है वो ये है कि हमारे शुरुआत के दिनों में तो हमारे पास मेरिट की बड़ी कदर थी, इंसानियत की बड़ी कदर थी। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा पूरा एक सिस्टम चेंज होना शुरू हुआ, उसमें हमारी मेरिट ख़त्म होती गई और हम लोग एक ऐसे दहाने पर आकर खड़े हो गए जहाँ इस वक्त सब के सब परेशान हैं, मायूस हैं, खौफज़दा हैं। लेकिन मैं इस सब के बावजूद एक बात कहूँगी सिद्रा, क्योंकि 14 अगस्त का प्रोग्राम है और ये बड़ा अहम है, ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है कि हमें हज़ारों इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। आपको मैं अच्छी नहीं लगती, ना लगूँ, आप मुझे जो चाहें कह लें, आपको और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि जी ये सेट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पर लेकिन जो जगह होती है ना, वो बड़ी काबिल एहतराम होती है। ये सरजमीन काबिल एहतराम है, ये मुल्क काबिल एहतराम है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है खुशबक आपा, ये इख्तिलाफ और खुल के करें इख्तिलाफ। लेकिन जहाँ आप बैठे हैं, जिस जगह से आप रिस्क कमा रहे हैं, जिस जगह से आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी एक शनाख्त है, आप उसके लिए अपने दिल में क्या जगह रखते हैं। तो हम बड़े नाशुक्रगुज़ार मुझे लगता है कि वहाँ कौल और फ़ेल में तज़ाद भी है। जब आप किसी को और कुरेदें ज़ुबैर भाई, तो वो कहते हैं देखिए इख्तिलाफ़ात या तनक़ीद तो हम सिस्टम पे ही कर रहे हैं ना, हमें धरती से या इस मुमलिकत से तो कोई यानी कोई गिला नहीं है। हम यहाँ पे गिला कर रहे हैं उन लोगों से जो साहिब इक़्तिदार होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं। लेकिन फिर दैट टू इज़ अ कैच 22, क्योंकि सिस्टम हम सबसे बनता है। जहाँ पे एक अगर हम सिर्फ शाहराह फैसल के चंद किलोमीटर देख लें, जहाँ पे सिग्नल भी लगा हुआ है, जहाँ पे तमाम तर और सहूलियात हैं, क्या वहाँ हम लाल बत्ती पे रुकते हैं? नहीं रुकते। तो हम दूसरों को बुरा कहने से पहले अपनी इस्लाह क्यों नहीं कर पाते ज़ुबैर भाई? देखिए यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। क्या है कि मैंने आपको बुरा कह दिया, आपने मुझे कह दिया, बात खत्म हो गई, मैं घर जाके सो गया। तो ये जो है यही हमारे यहाँ, जो अगर पाकिस्तान को अगर हमने समझना है कि हमारा सबसे पहली जो बात है ना, कि जो अभी जो न्यू जनरेशन आई है ना, उनको हमने बाहर पढ़ाया है, वो बाहर गए हैं। अब वो जो बाहर आए हैं ना, बाहर से वापस आए हैं, तो उनके ख्यालात में, कईयों के ख्यालात में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की कदर पैदा हुई और कईयों के ख्यालात में इससे मनफी इक़दार रुझान पैदा हुआ। अब ये जो चीज़ें, जो दोनों जो मुतज़ाद चीज़ें हैं, उनका एक झगड़ा पाकिस्तान में है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बेसिकली अगर अब मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, आप भी घूमे हूँ, मैंने जितने पेट्रोटिज़म पाकिस्तानियों में बाहर देखा वो यहाँ भी नहीं देखा। इतने पेट्रोटिज्म होता है उनके अंदर कि पाकिस्तान पाकिस्तान, आप वहाँ जाएं आपको छोड़ेंगे नहीं, कहाँ से हैं क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें ये कहती हैं अब हमको क्या करना है। आज जो ये पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं, एक तो ये बात करना हम छोड़ दें कि पाकिस्तान में ये ख़राब है, वो ख़राब है, डिब्बा ख़राब है, तुम इस ख़राबी के साथ जियो और इस खराबी को ठीक करने में अपना किरदार अदा करो। अगर ये नहीं आप करेंगे तो पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। मैं कहूँगा मैं कर लूँ या वो कर ले या प्राइम मिनिस्टर कर देगा या कोई पॉलिटिकल पार्टी कर देगी, किसी ने कुछ नहीं करना, सब ने मिल के करना है तो होना है, वरना कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताएं आप दोनों, अभी आपने जिक्र किया कि जब पाकिस्तान तश्कील दिया था, अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत दी, तो एक जज्बे, एक हौसले के तहत हमने इसको पाया, लेकिन वो जज्बा कब जज्बातियत बन गया? खुशबक आपा इस पे ज़रा बात करें। आज हम एक जज्बाती कौम है, हम जज्बे को और हौसले को साइड पे रख के हम किसी एक शख्सियत की बात करते हैं, किसी एक इदारे की बात करते हैं। हमारी लॉयल्टीज़ मुल्क से ज़्यादा इदारों और लोगों की तरफ कब तब्दील हो गई? हम शख्सियत परस्ती पे चले गए जी कि देखिए, चाहे मैंने कहा ना दुनिया का कोई शख्स भी आपके लिए कितना अहम हो,
लेकिन आपका वतन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। आपने कहा जज्बात से जज्बातियत की तरफ कैसे आ गए। देखिए, जज्बात की बात अगर मैं करूं तो मेरे पास वो जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों हैं? मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि पाकिस्तान जब वो आए तो किन हालात से गुज़र कर आए, उन्होंने क्या छोड़ा, कैसे यहाँ अपनी ज़िंदगी को बनाने और संवारने के लिए मेहनत करी। क्या वो जो कह रहे मोतीवाला साहब के जी बाहर चले गए बच्चे पढ़ने के लिए, हमारा 98% तबका तो यहीं पढ़ रहा है ना। क्या उसकी तालीमी किताबों में ये बताया गया? सही तारीख़ तक तो लिखी नहीं गई, हमारी किताबों में सही तारीख़ नहीं है पाकिस्तान की। और अब तो बिल्कुल पाकिस्तानी तारीख़ वो नहीं है जो पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप माजी की कोई अच्छी बात बताएं, आप अपनी तारीख़ बताएं, अपने बड़े बड़े जो हमारे रहनुमा थे, जो लीडर थे, उनके बारे में बच्चों को इतना नहीं मालूम है। तो असल बात यहाँ ये आती है कि बच्चों को हमने एक ह्योले में डाल दिया है कि वो अपनी इनफरादी सोच रखते हैं, इज्तिमाई सोच ख़त्म हो गई है। इज्तिमाई सोच ये है कि मैं पाकिस्तानी और हम सब पाकिस्तानी और हम मिल के कोई काम कर रहे हैं। तो मिल के काम करने का जो जज्बा है ना, वो पीछे चला गया। और ये जो बात है कि भाई मैं किसी को बुरा कहूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कितना अपना हिस्सा डाला इस मुल्क के लिए, मैंने क्या दिया है इस मुल्क को जो मैं मांगने खड़ी हो गई हूँ। बिल्कुल ठीक है ना। मैंने क्या ऐसा, क्या मैं पूरा टैक्स देती हूँ? अच्छा, और क्या मैंने कहीं करप्शन नहीं किया है? हाँ। क्या मैंने किसी का हक नहीं मारा है? कहीं खड़े होकर मैंने किसी की मदद कर दी है? क्या हिस्सा दिया है? तो हमने दिया तो बहुत कम या ना होने के बराबर, लेकिन मांगने के लिए हम सब खड़े हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, यहाँ से जब बाहर जाते हैं लोग, वहाँ जाके उनको एहसास होता है कि जी सिविक सेंस क्या होती है। यहाँ आप आज़ादी मांगते हैं, किस चीज़ की आज़ादी मांगते हैं? आप तो इतने आज़ाद हैं, जहाँ चाहे कूड़ा फेंक देंगे, जहाँ चाहे पीक थूक देंगे। आपकी आज़ादी तो देखें, आपकी आज़ादी तो आवारगी में तब्दील हो चुकी है। अरे भाई, कहाँ की आज़ादी? आप तो इस कदर आज़ाद हैं और किसी और जगह जाके आप इतने कैद हैं कि आपने अगर कोई एक इतना तिनका फेंक दिया कहीं और किसी घर के सामने, तो वो आपकी पूरी तनख्वाह ले जाएगा। बल्कि ये छोड़े खुशबत आपा, तिनका फेंकना और कूड़ा फेंकना तो चले, उसको तो आप कहीं नहीं कह सकते। जो चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, आपकी समाजियात, आपके दीन के ख़िलाफ़ हों, आप वहाँ पे उसके ख़िलाफ़ भी आप बात नहीं कर सकते। यानी जो आपको पता है कि गलत गलत है और सही सही है, उसके बारे में भी आपको एक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी में जाके जम होना पड़ता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो यूरोप का रुख कर रहे हैं, कनाडा का रुख कर रहे हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपके पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो वतन जहाँ पे आप कहते थे कि आप इस्लामी तालीमात के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक अपनी तर्ज़ ज़िंदगी ला सकते हैं, वैसा आपको बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस दीन के भी बताए हुए उसूलों पे, जिसमें खुशबख्त आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सफाई और आपका निस्फ़ ईमान है, उसी को हम फॉलो नहीं कर पा रहे। सो देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। लेकिन एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ा है। ज़ुबैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि पाकिस्तान की अगर आपने सही तस्वीर देखनी है तो आप उस रुख को देखें जो आपकी ज़राअत है। ज़राअत के अंदर हमारा आज मसला सिर्फ ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक ही तरफ घूमते हैं। उनको ज़राअत की जो हमारी जो प्रोड्यूस हैं, आज हम 250 मिलियन लोगों को खाना दे रहे हैं ना, हम यहीं उगाते हैं। आज ये नई जो SIFC बनी है उसमें 45.5 लाख एकड़ ज़मीन उन्होंने निकाली है जो लोगों को देंगे, और उसकी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर आएंगी। अगर उसके अंदर वो शामिल होंगे तो पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है और कोई चीज़ बढ़ा सकती है तो वो दो ही चीज़ें हैं, एक एग्रीकल्चर, दूसरा IT। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जी आर्मी स्टाफ ने और सब सियासतदानों के हुक्मरानों के साथ मिलकर ये एक सोच दी है पहली दफ़ा जी। 60 to 70% पाकिस्तान के जो एम्प्लॉयड लोग हैं, जो मुलाजमत पेशा हैं, उनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह से ज़राअत से बनता है। और यकीनन जैसे अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग भी देखें कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क इस बात का मुतामिल नहीं हो सकता कि हम अनाज के लिए, खाने पीने के लिए हम खुद कफ़ील ना हो। ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क में जहाँ अल्लाह ताला ने हमें चारों सीजन्स भी दिए हैं और इतनी ज़बरदस्त, इतनी फर्टाइल लैंड भी दी है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं। हम सबका पाकिस्तान की आबादी का 50% हिस्सा यकीनन ख़वातीन पर मुश्तमिल है और हमें हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन पर नाज हैं। हर शोबा फ़िक्र में, हर फील्ड में आपने देखा है कि इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो सियासत हो, डॉक्टरी हो, कोई भी एक्सपर्टीज़ हो। दे हैव रियली मेड द वर्ल्ड नोटिस देम। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली अगर पिछले 75 साल के सफ़र को देखा जाए तो पाकिस्तान की रियासत का इन ख़वातीन के साथ जो रिश्ता है वहाँ पे कई इम्बैलेंसेस मौजूद हैं और इसमें हमारी समाजी
ख़ारिजियात, इसमें हमारा कल्चर भी शामिल होता है। क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं, रोशन ख़याली की तरफ जा रहे हैं, या आज जैसे कि तसव्वुर किया जाता है कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए महफूज नहीं है? ये मेरे दिल के करीब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी, और मैं चाहती थी कि 14 अगस्त के मौके पे भी इस पे बात की जाए, क्योंकि जितनी ख़बरें आती हैं, कभी हरासमेंट के वाक़यात, कभी उसमें कह रहे हैं जी 1 घंटे के अंदर 2 ख़वातीन अबडक्ट होती हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर से। फिर दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिक्स में भी देखें तो हमारे बड़े बड़े मंझेवे सियासतदान, यहाँ तक कि कैबिनेट मिनिस्टर्स भी ऐसी ज़बान ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिससे आप शर्म से पानी पानी हो जाएं। गैर पार्लिमानी तो छोड़िए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है। तो आइए ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। यकीनन खुशबख्त आपा हमारे साथ हैं तो उनसे भी इस मौजू को लेकर बढ़ेंगे। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जेन ज़ी, यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ऑफ कोर्स ये कि द यंगस्टर्स दैट वी हैव, 70% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ यंग मेन एंड विमेन। हमारे साथ मौजूद हैं अनीका जुल्फ़िकार, हु इज़ एन अपकमिंग आर्टिस्ट एंड एक्टर। बहुत शुक्रिया अनीका फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं वन ऑफ माई वेरी फेवरेट young people of Pakistan, who's a very talented designer and somebody who has a lot of grit. यानी what I admire most about her is her grit. हमारे साथ मौजूद हैं परीशे अदनान। थैंक यू परीशे फॉर बीइंग हियर एज़ वेल। खुशबख्त आपा, सबसे पहले बात वहीं से शुरू करते हैं। यानी आपने जब मीडिया में कदम रखा, एंड माई फादर टेल्स मी कि यू वर टेकन टू बी अ वेरी बोल्ड स्पीकर, यानी वो बात जो कहने और सुनने की इजाज़त नहीं थी, आपने उसको बुलंद व बांग तरीके से नेशनल मीडिया पे कह दिया। आज आप 2023 तक के सफ़र को देखती हैं, क्या ख़वातीन के पास ज़्यादा आज़ादी है या कम आज़ादी, या हम रिग्रेस कर रहे हैं? मैं समझती हूँ ज़्यादा आज़ादी है। मुझे याद है जब मैंने टेलीविज़न ज्वाइन किया था तो उस वक्त आई थिंक 2, 3, 4 खाल नाम आप ख़वातीन के ले सकते हैं। आज आप देखिए कितने चैनल्स हैं और हर चैनल पे आप जैसी बच्चियाँ, ख़वातीन छाई हुई हैं। कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसमें अगर आप परसेंटेज निकालें, ड्रामा में देख लें, आप सिंगिंग में देख लें, कौन सी जगह कहाँ है जहाँ ख़वातीन नहीं हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ हमारी रूबा ज़वाल है, वो तरक्की पजीर है, चाहे उसमें तेज़ी से तरक्की हुई। मेरे ख्याल से ख़वातीन के एम्पावरमेंट में जितनी तेज़ी से तरक्की हुई है, उसी से खौफज़दा होकर उनको बहुत ज़्यादा दबोचा जाता है। सही, ये सही भी है। तो ये जो आप हरासमेंट की बात कर रही हैं, देखिए हमने क़वानीन पास कर लिए, कौन सा कानून नहीं है। हरासमेंट बिल पास हो गया, जब मैं खुद पार्लियामेंट में बैठी थी। डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास हुए कितना अरसा हो गया, और इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। लेकिन ये दुख की बात होती है। अभी आपने बात की कि एक मर्द खड़े होकर अगर औरत को कुछ कहता है, एक तो सब औरतों को यक ज़बान होकर खड़ा होना चाहिए था। मैं इस बात पे अफसरदा हूँ कि सब के सब खड़े होकर क्यों नहीं बोले कि आप अपनी ज़बान खामोश करें, या यू शट अप कॉल देना चाहिए थी कि ये बात नहीं हम बर्दाश्त कर सकते कि हमारे साथ की खातून यहाँ बैठी हुई हैं, चैनल पे आप बात करें, पार्लियामेंट में खड़े हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन आप उसे क्या कहेंगी, एक औरत ने एक बच्ची पे जुल्म ढाया। तो ये तो एक इंसानी नफ्सियात है, ये भी मैं आपसे कहूँ, ये एक इंसान की नफ्सियात का बिगाड़ है। उसको हम मिन हैसुल कौम बना देते हैं। अगर कहीं किसी बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, या कहीं डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या हरासमेंट होता है, ये उस आदमी की नफ्सियाती ख़राबी है, और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए जो नहीं मिलती है। चले, मैं अगर इस बात पे एम्फसाइज़ ना करूँ परीशे, कि बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि आज पाकिस्तान में ख़वातीन गैर महफूज हैं। मुख्तलिफ उनके पैमाने हो सकते हैं। हम ये भी चलो फैक्टर इन कर देते हैं कि सम ऑफ दी स्टडीज़ में बी बायस्ड। बट इफ़ आई आस्क यू एज अ यंग पाकिस्तानी वुमन कि हम पाकिस्तान को ख़वातीन के लिए ज़्यादा सेफ़, ज़्यादा महफूज बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो व्हेन यू टॉक अबाउट सेफ्टी, औरतों की जो सेफ्टी होती है, यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पेसेस, तो वहाँ से एक्चुअली ये जो इट्स नॉट अनबायस्ड, आई थिंक इसमें बायस इतना है नहीं, क्योंकि जब आप एक्चुअल सर्वे वगैरह करने जाते हैं, आप पब्लिक स्पेसेस को लेते हैं। आप ये देखते हैं कि इतवार वाले दिन, एक्चुअली 14 अगस्त वाले दिन, जब आप सीव्यू वाले रोड पे निकलते हैं, तो वहाँ पर आपकी औरतों की तादाद कितनी होती है एज अपोज टू मैन। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कितना है इसमें इम्बैलेंस ऑलरेडी है। इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स प्रोबेबली 10% विमेन। बल्कि आप घर में ये ख्वाहिश करें भी कि आपने जाना है, तो आपको कहा जाता है नहीं, आज तो तूफान बदतमीजी होगा, डोंट गो आउट। एग्जैक्टली, कि आप निकले ही नहीं। एंड गैर मुल्क से जब लोग आते भी हैं, तब भी वो यही सवालात करते हैं कि आप जब भी मार्केट में आप जाते हैं, आप कहीं सदर चले गए, आप बाज़ार चले गए, आपको औरतें नज़र नहीं आती, तो वो ऑलमोस्ट दे आस्क समटाइम्स कि हैं भी या नहीं हैं, बट हैं, लाइक यू सेड 50%।
राइट। और कितनी अहम बात है, अगर हम बांग्लादेशी को देखें वहाँ पे आपको ख़वातीन दुकानदार भी नज़र आएंगी, रेडी चलाने वाला भी, स्मॉल माइक्रो बिजनेस करने वाली एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। ख़वातीन हमारे माशरे से ऐसा लग रहा है कोशिश की जा रही है उनको दिखाया ना जाए। आपको एक और बात बता दूं सिद्रा कि बाहर की दुनिया में बहुत बुरा हमारा इम्प्रेशन है। मैं अभी बाहर गई हुई थी, वहाँ एक जगह एक खातून मुझे मिली अमेरिकन, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ की हैं। मैंने कहा, जब मैंने मुल्क का नाम लिया तो ओह दैट प्लेस वेयर द वुमेन कांट कम आउट फ्रॉम होम। फिर मुझे जाहिर है मुझे तो अपने मुल्क की सपोर्ट करना है, मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क ने मुझे शनाख्त दी, इज्जत दी, और मैं ये सुनना ही नहीं चाहती ना कि मुल्क के बारे में कोई कहे कि वो मुल्क है। मैंने उन्हें सारी डिटेल बताई, और जब मैंने अपनी डिटेल बताई कि मैं फर्स्ट जब पीटीवी बना जबकि एंकर, फिर मैं 3 इलेक्शन लड़े, फिर मैंने 3 फलां इलेक्शन लड़े, तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। तो एक्चुअली मानना पड़ेगा कि आप जैसी ने, हमने, इन बच्चियों ने एक नया सिनेरियो दिया है दुनिया को। कोशिश में है, मेहनत कर रहे हैं, और हमें कहीं डरना नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जहाँ आप निकले वहाँ अपनी ताकत से निकले, और घर के जो बड़े होते हैं ना, वो जब हौसला देते हैं ना, तो बच्चियाँ काम करें। अब घर में अगर आपको दबा दिया जाएगा, घर में नहीं तुम ये नहीं कर सकती, वो है ना, आपको आपके वालिद ने हौसला दिया, मुझे दिया, फिर मेरे शौहर ने कहा इलेक्शन लड़ो, मैं खड़ी हो गई। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अकेली तनहा खड़ी हो और एक मॉब में हो, आपको वहाँ एक मुश्किल ग्रुप है चाहिए। और सारी दुनिया में होती है ये मुश्किल, लेकिन यहाँ हमें ज़्यादा अफसोस ये होता है कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाते हैं, हम कहलाते हैं कि हम एक मुसलमान मुल्क के लोग हैं, तो हमारे यहाँ की जो नफ्सियात मुझे नज़र आती है उस पर ज़ाहिर है आपको भी एतराज़ है, मुझे भी है कि क्यों औरत का एहतराम नहीं होगा। बिल्कुल, हमें तो ये तवक्को कि हो गई होगा नहीं, औरत और अब का तो दिन दहाड़े शुरू हो गया। यानी आप बेबाकी की ये इंतहा देखिए कि राह चलती हुई ख़वातीन, 2 CCTV फुटेजेस इस वक्त वायरल होती हैं, और यही बात जैसे हम पहले भी कह रहे हैं कि चाहे आप लाख कह दें कि जी बैरूनी साजिश है, लोग जानबूझ के, ऐसी चीज़ें हर माशरे में होती हैं, लेकिन हमारे माशरे में क्यों? और अगर इसकी रोकथाम करनी है तो उसकी पुलिसिंग आपको करनी पड़ेगी। अनीका, आपका ताल्लुक़ मीडिया से है बहुत अरसे तक, जैसे खुशबख्त आपा ने कहा कि अब तो मीडिया में ख़वातीन का आना मायूब नहीं समझा जाता, रास्ते खुले हुए हैं। आप कोई चैलेंजेस फेस करती हैं पाकिस्तानी माशरे में? मुझे ऐसा लगता है एट टाइम्स देयर इज़ अ लव फॉर पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, लेकिन एक अंडर करंट ऑफ हेट्रेड भी मौजूद है। जो ट्रोलिंग वो सोशल मीडिया पे फेस करते हैं, जिस किस्म की जजमेंट उनके लिए की जाती है, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? आई थिंक कि जितना ये खूबसूरत एक प्रोफेशन है, एक इन्वायरमेंट होता है हमारे लिए कि हम एक आर्ट को परस्यू कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक बहुत ही सैड चीज़ होती है कि जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे होते हैं, जिनके लिए आप क्रिएट कर रहे होते हैं, वही लोग होते हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपको डाउन प्ले करते हैं, लेकिन उन्हीं के प्यार में हम लोग वो चीज़ बनाते हैं। और कहीं वो आपको देख लें तो वो आपके साथ सेल्फी बनाने में भी फख्र महसूस करें। यही, और फिर वही जो लोग होते हैं वो हिपोक्रेसी है। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि पहनावा, एंड दिस प्रोबेबली शुड कम टू यू परीशा बिकॉज यू डिज़ाइन क्लोथ्स, हमारे यहाँ कपड़ों पे बहुत फोकस होता है, कपड़े कैसे पहने हैं उस पर जजमेंट भी आ जाती है। अच्छा जी, ये अगर पाकिस्तान में कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है तो ये गाउन्स क्यों पहन रहे हैं, यहाँ इनको पाकिस्तानी कपड़े, यानी दिस सो मच फोकस ऑन क्लोथ्स। इसके बारे में तुम क्या कहोगे? जब आपकी एसोसिएशन कपड़ों से हटकर बेसिकली यू थिंक के किसी का लिबास जो है वो उनके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, तब आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक people wear what they look good in। तो लेकिन अब एक ग्लोबलाइज दुनिया में तुम लोग रहते हो, एज अ पाकिस्तानी डिज़ाइनर तुम्हारे डिज़ाइंस पूरी दुनिया में जाने, सो व्हाट इज़ योर एस्थेटिक टेलिंग यू? आपकी क्रिएटिविटी आपको कैसे गाइड करती है? पाकिस्तानियत, फ्यूजन, ग्लोबल ट्रेंड्स, हाउ डू यू नेविगेट? आई थिंक इट्स एक बैलेंस होता है बिटवीन, एक इंडिविजुअलिटी होती है, बट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हैज़ बिकम सच अ बिग थिंग, एंड क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, यू एब्सोल्युटली राइट कि एक तरफ से फ्यूजन भी आ रहा है, बट एट द सेम टाइम जितना फ्यूजन आप देख रहे हैं मीडिया में, उतना ही अपनाइयत आपको नज़र आती है विद इन द यंगर जनरेशंस टुवर्ड्स योर ओन कल्चर। तो मतलब नाकी नत हो गई, आपकी चूड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे कल्चर से लाइक दे आर इम्पोर्टेंट टू आवर कल्चर, यू सी अ लॉट ऑफ दैट अपनाइयत।
in the younger like just generation. what you girls are wearing, there is enough Pakistaniyat and enough fusion and you know the global trend there as well कि अगर आप कोड पीसेस, दुनिया ने तो कोऑर्डिनेटेड पीसेस अब सीखे हैं, हम तो कब से शलवार कमीज पहन रहे हैं और शलवार कमीज भी कभी कभार वो हैरत होती है मुझे वो देख के कि हमने उसको पेटेंट नहीं किया, तो हमारी पेशावरी चप्पल से लेकर हमारे शलवार कमीज तक उसको जब ज़ारा पे मिलता है या किसी और ब्रांड से मिलता है तो उसकी कीमत हज़ारों डॉलर्स में होती है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखें ये इसमें भी एक लेसन हमारे लिए, चाहे वो हमारा पहनावा हो या हमारा खाना हो, हमारी कुजीन हो, हमारा आर्किटेक्चर हो, जिस चीज़ को आप ओन नहीं करेंगे तो फिर वो कल्चरल अप्रोप्रिएशन में चली जाती है। पीपल पिक इट अप एंड पीपल मेक इट देयर ओन, सो इट्स हाई टाइम दैट वी टेक इंस्पिरेशन। एक बात और भी है कि ठीक है आपकी जो आप पहनावा, खाना पीना, ये सब आपके कल्चर का हिस्सा होता है और ये आपकी शनाख्त होती है, बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत होती है और अच्छा लगता है। हम कहीं जाएं तो देख के हमें शलवार कमीज में कहें ये पाकिस्तानी खड़ी है, ये आपकी शनाख्त। लेकिन ये जो बात कह रही हैं और आप बिल्कुल सही है कि हम मिन हैसुल कौम जजमेंटल हो गए, किसी को देख के रिमार्क पास करना, उसके बारे में कुछ भी कह देना, उसके बारे में एक ओपिनियन देना तो हमारी आदत है। हत्ता के बच्चियां जो अब ज़रा खुले दिमाग की हैं उन्हें ये बहुत बुरा लगता है कि उनको देखते ही कोई ये कहे कि तुम मोटी क्यों हो रही हो, तुम दुबली क्यों हो रही हो, तुमने ये कपड़ा क्यों पहना है, वो रंग क्यों नहीं, तुमने बाल ऐसे क्यों। तो वी आर टू मच जजमेंटल ना। हम हर एक के लिए एक बात कहना बड़ा ज़रूरी समझते हैं और अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या और करें। इस हद तक कि आपकी किसी की काबिलियत पे आप फिर चले जाते हैं कि उसने ये पहना था तो वो तो है ही ऐसी। हाँ, मतलब आपको बज़ाहिर आपके अपीयरेंस से वो ज़्यादा देखते हैं। तो अपीयरेंस का तो ये हाल है, आपके बड़े घरों से आपकी इज्जत की जाती है, बड़ी गाड़ी से इज्जत की जाती है, अंग्रेजी बोलने से इज्जत 75 साल से हम आज़ाद हैं, लेकिन आज भी जो अंग्रेजी बोलता है उसकी इज्जत की जाती है। तो मीन्स हमारे तो इज्जतों के मयार बदल गए हैं, ठीक है ना। और जो आप आज 14 अगस्त मना रही हैं जो बहुत खुशी का दिन है और हमें बड़ी खुशी से मनाना चाहिए, तो हमें ये याद रखना चाहिए था और याद रखना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 के पाकिस्तान से आज का पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ है। हम बहुत आगे हैं, उस वक्त से हम आगे अखलाक़ी तौर पर हम ज़वाल पजीर होते जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि हमने अपनी एजुकेशन को और हमने अपने रवैयों को आगे बढ़ाने की वजह हम मटीरियलिस्टिक एंड द वैल्यू सिस्टम हैज़ बिन वॉप्ड अप। यानी जैसे खुशबख्त आपा बात करती हैं, जब आपके करियर का आगाज़ था, यू लुक अप टू मेंटर्स, यू लुक अप टू लेजेंड्स, जो लिखने पढ़ने वाले लोग थे, जो रिफ्लेक्ट करने वाले लोग थे। आज हम सिर्फ इज्जत उसकी करते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा है। लेजेंड तो उसी कोने में बैठा होता है, एक बड़ी सी गाड़ी से उतरता है, 4 गार्ड्स के साथ लोग उसको खड़े होकर, जबकि पता है बहुत करप्ट है, इसने मुल्क कौम को लूट लिया, खा लिया, तबाह कर लिया, लेकिन वो काबिल इज्जत है क्योंकि उसके साथ 4 गार्ड हैं, बड़ी सी गाड़ी है, उससे 4 काम निकल भी सकते और ये इसमें हम सबका कसूर। नस्ल कौम हमको चाहिए कि हम ये रिजेक्शन करें, बिल्कुल मेरिट को सामने लाएं, मेरिट है तो बस सब कुछ है। थैंक यू सो मच खुशबख्त आपा, आपकी ये बातें यकीनन हम सब के लिए, यू नो, दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन वी नीड टू हैव। यानी ये सिर्फ लफ्ज़ों तक मुहित नहीं होनी चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हम सब का पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू आवर 14th अगस्त स्पेशल। और यकीनन ये जो खूबसूरत लिरिक्स हैं, ये हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। अर्शद भाई, मुझे बताएं कि जो इन पुराने मिली नग़मों की लज्जत है, जो इनका लुत्फ़ है, जो एक एक लफ्ज़ जैसा लगता है कि ना सिर्फ क्योंकि हम इनको सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन इनमें जो मिठास और जो सच्चाई थी वो आज हमें मिसिंग क्यों लगती है? एक्चुअली उस वक्त जो है ना, टाइम दिया जाता था म्यूज़िक डायरेक्टर को, शायर को लिखने के लिए टाइम दिया जाता था, म्यूज़िक डायरेक्टर को टाइम दिया जाता था कि वो इत्मीनान से बैठ के बनाए। आज तो डायरेक्टर साहब ये कहते हैं कि यार फटाफट ये गाना लिखो और हाँ सुनो फलां, ये जाके यार इसको आज ही रिकॉर्ड करके ले आओ।
तो फिर वो उसके अंदर आपको इम्पेक्ट नहीं मिलेगा। उसके अंदर प्रॉपर हमें जब हम आपके वाले साहब के साथ काम किया करते थे पीटीवी में, तो हमें मालूम है कि हम 4-4, 5-5 दिन रिहर्सल किया करते थे पहले, और शायर प्रॉपर जब गाना लिख के लाता था तो उससे पहले प्रूव होता था। हाँ। और उसके बाद कि उसके अंदर कोई ज़ेर ज़बर की कोई गलती या कोई किसी किस्म का, और फिर जब सिंगर गाता था तो वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट के पास 2 लोग बैठे होते थे, एक शायर और एक म्यूजिक डायरेक्टर, कि कहीं ये ज़ेर ज़बर गलत तो नहीं गा रहा, उसका मतलब गलत ना, तो मफहूम गलत ना हो जाए, और कहीं ये बेसुरा तो नहीं गा रहा। ये 2 चीज़ें ये हमने वहाँ से सीखी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जैसे कहा कि ये सिर्फ सिंगिंग और मौसीकी की हद तक नहीं, बल्कि तमाम ही क्राफ्ट्स को हमने ऐसे ही कमर्शलाइज और तेज़ रफ्तारी और शॉर्टकट की नज़र कर दिया है। ये आपके ख्याल में पाकिस्तान का कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त, कितना बड़ा मसला है? देखिए, बहुत बड़ा मसला है ये। टाइम नहीं है लोगों के पास। वो कहते हैं कि हथेली पे सरसों जमा लें आप, तो ऐसे नहीं हो सकता। जो काम जिसका है उसको प्रॉपर टाइम दें और उसके बाद आप उसका रिजल्ट ले सकते हैं। हम आजकल हम तो कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई अच्छी से अच्छी चीज़ दें, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला चिल्ली साहब हैं, लाहौर में बहुत बड़े शायर हैं, उनसे वो मैंने नेशनल सॉन्ग लिखवाया है, और नासिर हुसैन आपके वाले साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने ये कंपोज करवाया, और आज ख़ास तौर पे मैं आपके इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि आज की ये जो हमारी महफ़िल है और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसके आखिर में हम आपको ये ज़बरदस्त मिली नगमा ज़रूर सुनवाएंगे। और यही वजह है, देखें, हर शख्स जो पाकिस्तान में बसता है वो अपने तरीके से मुल्क की खिदमत करने को तरजीह देता है। वट एवर प्लेटफॉर्म ही हैज़ और शी हैज़, उसमें वो कोशिश करता है कि मुल्क के हवाले से कुछ पेश कर सके। परीशा, यू हैव बीन एट इंटरनेशनल फोरम्स रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, समथिंग दैट यू ब्रिंग बैक। मुझे ऐसा लगता है, अभी हाल ही में आई वाज इन कनाडा फॉर अ कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस, और जितनी डिजेक्शन, जितनी मायूसी हम यहाँ महसूस कर रहे थे, वी थिंक दैट वी आर प्रॉब्ली द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन जब आप दूसरे ममालिक से अपने आप को कंपेयर करते हैं, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर यूनिवर्सल। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आई थिंक अभी आप लोग पहले भी बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पहले जिस तरह अप्रोच किया जाता था, नॉट नेसेसरली सिर्फ म्यूज़िक के अंदर, बट किसी भी फील्ड को आप ले लें, एक इम्पोर्टेंस या अहमियत दी जाती है टू मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, राइट, कि आपका लाइक योर एक्सपर्टीज़ जो है आपकी किसी एक चीज़ के अंदर है, तो आपकी पूरी टीम की जो एक्सपर्टीज़ होगी, इट मेक्स यू बेटर एज अ होल। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड प्रेसिंग चीज़ जो आगे की तरफ हमें लेकर जाएगी, स्पेशली नाउ दैट वी फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज। अच्छा, हम इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, वी वांट क्विक रिजल्ट्स, तो आप तीनों का ताल्लुक क्रिएटिव आर्ट से है, और अभी जैसे बात हो रही थी कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ, क्योंकि इतने सालों में कोई यूनिवर्सिटीज़ या स्पेसिफिक इसको फॉर्मली पढ़ा कर तो हमारे क्रिएटिव्स निकलते नहीं हैं, जितने लोग होते हैं वो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं। इज़ दैट अ प्लस और अ माइनस, अनीका, आपके ख्याल में? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आई थिंक इन द लॉन्ग रन इट इज़ अ माइनस, लेकिन प्लस ये है कि इस हम इतने टैलेंटेड हैं, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने के बावजूद, हाँ, कि जिनका एक चीज़ होती है जो आपने भी नोटिस किया होगा, इट्स लाइक अ बग, यू हैव टू क्रिएट, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो, हमारा ये होता है कि किसी ना किसी तरह हम आर्ट बनाएं, किसी ना किसी तरह क्रिएट करें। तो इस चीज़ को आई थिंक डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए तो इतना फ़ायदा होगा। एंड सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इट्स ग्लोबली यही है कि आप सबसे बड़े डिज़ाइनर्स को आप ले लें, डिड नॉट गो टू फैशन स्कूल, आप सबसे बड़े आर्टिस्ट को ले लें, नेवर वेंट टू स्कूल फॉर इट, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। तो एक चीज़ राइट कि एक वो जो बग होता है आपके अंदर कि करना है, बस किसी भी हालत में करना है, मार के खप के यू हैव टू डू इट। अच्छा, और तरीके निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली। आप क्या कहेंगे? इसके साथ एक और भी बात है कि देखिए, गुरु बिन कैसे गुण आवे, हाँ, ठीक है ना, सही बात आप है। किताबें ला के रख दीजिए, जब कोई समझाने वाला नहीं होगा तो आप समझ नहीं सकेंगी। इसलिए हीरा तो बंदा निकाल लेता है पहाड़ से, लेकिन उसको तराशने के लिए फिर एक चाहिए होता है बंदा। तो इसी तरह से है कि आपकी आवाज़ तो अल्लाह पाक ने अच्छी दी है, लेकिन इसको जब तक आप किसी से सीखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सुर क्या है, आपका स्केल क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपका रियाज करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रियाज भी करना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का लिहाज भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिंगर के लिए। अच्छा, आप बताएं, इनसे सब लोगों से मैंने सवाल किया इनकी अलग अलग फील्ड्स के बारे में, कुछ सी से पॉलिटिक्स का पूछा, फिर कारोबार के हवाले से बात किया। म्यूज़िक में मुझे बताएं कि कई दहाइयों से हमारे यहाँ एक लव एंड हेट है। हम अपने
अच्छी मौसीकी को पसंद तो करते हैं, लेकिन ख़ानदान में से कोई मौसीकार बनना चाहे, सिंगर बनना चाहे, इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं जब इरादा करके आया था कि मेरा ताल्लुक़ है रोड़ी से जी, छोटा सा इलाका रोड़ी सखर, और अब तो खैर माशाल्लाह बहुत बड़ा। तो मैं रेलवे क्वार्टर में पैदा हुआ, छोटी सी फैमिली है हमारी। तो मेरे वालिद साहब जो है ना इजाज़त नहीं दे रहे थे, वो कहते ये कौन से काम में जा रहे हैं, ये क्या काम है। सही। तो बहरहाल मैंने माँ को मनाया, बहनों को मनाया, बहनों ने माँ को राज़ी किया और कहा कि जाओ। तो मैं कराची आया 76 में, तो उस वक्त से मैं पीछे पड़ा हुआ था कि सीखना सीखना सीखना। सही। तो एक वक्त आया, अल्लाह ताला ने मुझे कोई रास्ता दिखाया, तो मैंने सबसे पहले जो है मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब से सीखा, उनसे सीखा, फिर आगे आज तक जो है ना सीखने का प्रोसेस है। नौजवानों के लिए कदरे आसान है, क्योंकि देखिए उस वक्त भी सीखने के बाद भी, जैसे आपने जिक्र किया पीटीवी के ज़माने का, तो पीटीवी का गेट पास ही नहीं मिलता था, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर उसके बाद एमटीवी चैनल वी का ज़माना आया, तब भी आपको सरमाया चाहिए कि आप म्यूज़िक वीडियो बनाएं। आज जो लोग क्रिएटिव हैं, क्या उनके लिए कदरे आसान है कि भाई टिकटॉक से, यूट्यूब से, कहीं से तो शुरुआत कर लें? आजकल तो बहुत ज़्यादा आसान है, और आजकल सिखाने के लिए मौके भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान आर्ट काउंसिल है, वहाँ पर सिखाया जाता है, नापा है, वहाँ सिखाया जाता है। और जो ख़ानदानी लोग हैं ना जो इस फील्ड के, वो बाहर के लोगों को नहीं सिखाते, वो अपने ख़ानदान के लोगों को सिखाते, जिनकी मिरास है। तो हम तो उसको कुछ लोग जो है गलत वे में लेते हैं कि ये मिरासी। मिरास जिसकी होती है बहुत बड़ा आदमी होता है। म्यूजिक के उसमें जो मिरासी है वो बहुत बड़ा आदमी, क्योंकि उसको आबा व अजदाद से उसको मिला है। यानी ये हेरिटेज और असासा है ना, हम उसकी असल वो जो समझ ही नहीं पाए हैं कि मिरास का तो मतलब है दिस इज माय एसेट, दिस इज माय हेरिटेज। जी, तो एक होता है जो किसी से सीखता है तो वो कहते हैं कि ये अताई है, ये अता किया गया उसको, आपसे मैं सीखा है। तो उनको ये सिखाते नहीं है जो खान साहब लोग हैं, ये कहते नहीं अपनी फैमिली को सिखाओ। तो आप देख लीजिए कि आज भी म्यूजिक जो है क्लासिकल हो गया, नीम क्लासिकल हो गया, ये इन्हीं के बच्चे ज्यादा गाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना पटियाला घराना और मुख्तलिफ घराने जो हैं। जी, शाम 84 हो गया, पटियाला हो गया, तो ये सारे अपने ही औलादों को सिखाते हैं शुरू से ही। अच्छा, यानी हम ये जो अक्सर बात करते हैं सियासत के अलावा भी बाकी चीज़ों में भी मौरूसियत है। बहुत बिल्कुल है। अच्छा, कमिंग फॉरवर्ड, ये जब हम कहते हैं कि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, फैमिली ओन्ड पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स, डू यू थिंक दैट्स टेकिंग पाकिस्तान बैक, और कुछ हद तक आप कहती हैं कि एक्सेप्टेंस है, जैसे म्यूजिक में उन्होंने कहा कि ऐसे ही होता है? आई एम आस्किंग यू स्पेसिफिकली बिकॉज यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ पीपल हु डू फैशन। ये एक्चुअली सवाल मुझे बहुत पूछा गया है, स्पेशली क्योंकि इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड ना। जब आप यहाँ से, जब आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका काम ही यही रहा है, तो आपको उसी नाम का शैडो भी निभाना होता है, बोझ भी लेकर चलना होता है। एग्जैक्टली। तो या तो आप वहीं रहें और आप फिर यू आर नोन कि आप वहीं से बिलोंग करते हैं, या अगर आपको अपना नाम उसी फील्ड में बनाना है तो यू हैव टू डू बेटर देन दैट। एब्सोल्युटली। तो इट्स यानी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ कोर्स देयर, और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी, कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ इट, आज 14 अगस्त का मौका है, लेकिन हर पाकिस्तानी एक प्रेशर महसूस कर रहा है ऑफ डूइंग बेटर। हम थ्राइविंग तक तो पहुंच ही नहीं पाते, हम सर्वाइवल की जंग में ही रहते हैं। लेकिन आज जो पूरे प्रोग्राम का एक की मैसेज जो हम आपके पास लेके आना चाहते थे वो ये कि प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप, वी आर सीइंग पीपल हु आर डूइंग देयर बेस्ट, और शायद हमारा अहाता इतना ही है। कोविड ने भी हमें यही सिखाया था कि आप साल की प्लानिंग नहीं कर सकते, जो आपके आगे है आपने बस उसकी तरफ कदम बढ़ाने हैं। और मेरे ख्याल में ये मैसेज, मैं आई वाज इंटरव्यूइंग वन ऑफ द माउंटेनियर्स, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि हम समत की बात नहीं करते, एक कोपैमा को यही सीख दी जाती है कि जस्ट फॉलो द ट्रेल, जस्ट पुट वन फुट आफ्टर द अदर एंड कीप डूइंग योर बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंजिल के करीब ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया, परीशे हमारे साथ हैं, अनीका हमारे साथ हैं, अरशद भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया। हम सबका पाकिस्तान।